हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्तों, हमने आप लोगों को हिंदी की कक्षा में क्या पढ़ाया था पिछली कक्षा में, तो याद करिए हमने पढ़ाया था हिंदी भाषा का विकास क्रम और भाषा परिवार। देखिए पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, तो आप लोगों को हमने पढ़ाया था हिंदी भाषा का विकास क्रम और भाषा परिवार। पिछली कक्षा में हमने आपको यही पढ़ाया था, हिंदी भाषा का विकास क्रम और भाषा परिवार। अब इसमें हमने आपको शुरू किया था कहां से, तो इस स्थान से शुरू किया था, अर्थात हमने पहले आप लोगों को क्या पढ़ाया था, भाषा परिवार, फिर हिंदी भाषा का विकास क्रम बताया था। ठीक है, तो आज इससे आगे बढ़ने का काम करूंगा और जानिए हमने आप लोगों को भाषा परिवार का क्या है पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, विश्व में पूरे भाषा परिवार की संख्या 12, लेकिन भोलानाथ तिवारी के अनुसार कितना है, तो 13। हमारे भारत में कितने भाषा परिवार, 4। भारोपी, द्रविड़, इंडो ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। ठीक है, 4 भाषा परिवार को हमने बताया था, जिसमें से हमने बताया था कि भारोपी भाषा परिवार को, भारोपी भाषा परिवार में आपको हमने भारतीय आर्य भाषा पढ़ाई, भारतीय आर्य भाषा में आगे पढ़ाया था, लेकिन मैं आज और उसका विस्तृत अध्ययन आप लोगों को कराने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। तो क्लास को पूरी देखने का या पूरी कक्षा को देखिएगा मेरे दोस्त, तब आप लोग समझ में आएगा आप लोगों को, आप लोग आगे बढ़ने का कष्ट करिएगा। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें हमको आप लोगों को बस आज केवल पढ़ाना है हिंदी भाषा का विकास क्रम। आज का जो टॉपिक बनने वाला है केवल हिंदी भाषा का विकास क्रम। देखिए इसकी पहली कक्षा में तो हमने पूरी पढ़ाया था ना, हिंदी भाषा का विकास क्रम और क्या भाषा परिवार, लेकिन इस वाली कक्षा में आज हम लोगों को यही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यह जो कक्षा होने वाली है अति महत्वपूर्ण होने वाली है, इसको छोड़िएगा मत। यदि छोड़ दिए तो आपका क्या हुआ समझिए, धीरे धीरे आप पतन की ओर जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, बस इसलिए कह रहा हूं कि इस कक्षा को पूरी देखिएगा। बस आगे चलिए देखिए, देखते हैं। तो उसको थोड़ा ऊपर लिखने का काम करेगा, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, देखिएगा इसको थोड़ा ऊपर लिखें, जब पूरा दिखेगा तब आप लोगों को अच्छा भी रहेगा, हमको भी अच्छा रहेगा देखने में। तो देखिए यहां पर लिखते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम। आज का टॉपिक हमारा केवल यही रहेगा, हिंदी भाषा का विकास क्रम। इससे ज्यादा हम लोग देखने वाले नहीं है, अर्थात यही हमको टॉपिक पढ़ाने में आप लोगों को समय हो जाएगी। तो मिलेंगे अगली कक्षा में, लेकिन आज की कक्षा जो है हिंदी भाषा का विकास क्रम, इसको देखने का काम करते हैं। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम हमने कहां से शुरू किया था, तो हमने बताया था कि हिंदी की या सभी भाषाओं की जननी एक भाषा है, उसका नाम का है संस्कृत। ठीक है, देखिए सभी भाषा की जननी कौन है, तो आदि जननी या जननी भाषा देख लेते हैं। हमने बताया था ना पिछली वाली कक्षा में, तो सभी भाषाओं की जननी, देखिए सभी भाषाओं की जननी, सभी भाषाओं की जननी कौन है, तो आपकी संस्कृत है। कौन सी है विषय, संस्कृत है। सभी भाषाओं की जननी एक विषय का नाम है, उस विषय का नाम क्या है, संस्कृत। संस्कृत को कितने भाग में तोड़े थे, 2 भाग, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। तो इसको तोड़कर देखने का अध्ययन करेंगे, लेकिन जल्दी से इसको देखने का प्रयास करिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या देख रहे थे, या हमने क्या बताया था कि सभी भाषाओं की जननी क्या है, संस्कृत है। तो एक शब्द आपको समझ में आ रहा है कि संस्कृत, संस्कृत से अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। संस्कृत से इसको लेकर चलेंगे कहां पर, तो हिंदी पर मैं आपको इसको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग बढ़ते हुए आ गए थे।
तो देखिए हमको जानना है किसके बारे में, संस्कृत के बारे में, ठीक है। आइए देखने का काम करते हैं हम लोग। संस्कृत, संस्कृत कितने भाग में टूटी थी? दो भाग में, पहला वाला और दूसरा वाला। देखिए जो संस्कृत पहला वाला और दूसरा वाला है, तो पहली वाली संस्कृत बनी थी वैदिक संस्कृत। पहला वाला संस्कृत क्या बनी थी? वैदिक संस्कृत। पहला वाला बनी थी वैदिक संस्कृत, दूसरा वाला बनी है लौकिक संस्कृत। दूसरा वाला क्या है? लौकिक संस्कृत, ठीक है। अब दोनों का समय काल हमको बताना था ना, तो दोनों का समय काल हमने बताया था, तो कमेंट करके बताइए तो वैदिक संस्कृत का समय काल क्या था? जल्दी से, हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से करिए। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का समय काल क्या है, दोनों का देख लेते हैं। चलिए आगे देखिए, आ रहा है तभी ठीक, नहीं आ रहा है तभी ठीक। तो वैदिक संस्कृत का समय काल था 1500 BC से 1000 BC, लेकिन लौकिक संस्कृत का समय काल था 1000 BC से 500 BC। इसके बाद हमने बताया था कि एक नई भाषा उभर कर आई, लौकिक संस्कृत के बाद अब नई आएगी। सुनिए, जो पिछली वाली कक्षा पढ़े हैं उससे जब तक उस कक्षा को नहीं देखेंगे तब तक की कक्षा समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ हम विस्तार करने वाले हैं, यहाँ पर विस्तार करने वाले हैं। तो पिछली वाली कक्षा को देखकर इसको देखेंगे मेरे दोस्त, तब समझ में आएगा। आगे देखिए, फिर इसके बाद आएगी लौकिक संस्कृत के बाद कौन सी संस्कृत आने वाली है? तो लौकिक संस्कृत के बाद कोई संस्कृत नहीं आएगी, अगली भाषा आएगी, उस भाषा को देखने वाले हैं हम लोग। तो अगली भाषा आएगी पाली। अगली भाषा क्या आएगी? पाली। लौकिक संस्कृत के बाद आई पाली। देखिए लौकिक संस्कृत, संस्कृत दो भाग में टूटी, वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत बोलना इतना आसान नहीं था, इस कारण वैदिक संस्कृत को छोड़कर लोग उसे टूटी फूटी भाषा में बोलने लगे, तो उसे कहा गया लौकिक संस्कृत। संस्कृत ही बोल रहे थे लेकिन टूटी फूटी भाषा में, गांव गिराव की भाषा में, या जनता को समझने के भाषा में, लोक मतलब जनता के समझने की भाषा में बोल रहे थे। इस कारण लौकिक संस्कृत प्रचलित हो गई। अब प्रचलित होने के बाद एक नई भाषा आई, उस भाषा का नाम रखा पाली। पाली के बाद एक नई भाषा आई, उसका नाम रखा गया प्राकृत। उसके बाद क्या रखा गया? आई भाषा, उसको रखा गया प्राकृत। उसको क्या रखा गया? प्राकृत कहा गया। तो अब देखेंगे कि लौकिक संस्कृत का समय काल 1000 से 500 BC है, तो पाली का और प्राकृत का समय काल का है। तो पाली का समय काल क्या रहेगा उसको देख लेते। तो पाली का समय काल, पाली का समय काल 500 BC से 1 AD, यानी पहली शताब्दी तक, ठीक है। प्राकृत का समय काल क्या रहेगा? तो 1 AD से 500 AD, यानी पहला ईस्वी से 500 ईस्वी तक। प्राकृत के बाद एक नई भाषा उभर कर आएगी, नहीं सुने थे? तो यह जो प्राकृत के बाद आएगी अपभ्रंश आएगी। प्राकृत के बाद कौन सी भाषा आएगी? अपभ्रंश। प्राकृत के बाद आएगी अपभ्रंश। अपभ्रंश का समय काल क्या रहेगा? तो अपभ्रंश का समय काल देखते हैं। अपभ्रंश का समय काल रहेगा 500 AD से 500 AD से 1000 AD। 500 AD से 1000 AD, यानी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इधर दिखेगा नहीं, इस कारण इस अपभ्रंश के बाद इधर लिख रहे हैं नीचे। अपभ्रंश के बाद एक भाषा आई, उस भाषा का नाम रखा गया अवहट भाषा। अवहट। अपभ्रंश के बाद कौन सी आई? अवहट। अवहट का समय काल कितना रहेगा तो इसको भी बताएंगे, लेकिन अवहट के बाद कौन सी भाषा आई? तो जिस भाषा में हम आप लोगों को इस समय पढ़ा रहे हैं वही भाषा आई। उस भाषा का नाम रखा गया हिंदी भाषा, ठीक है। देखिए हमने कहा ना कि हिंदी भाषा का आज विकास का नाम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, तो उठाए कहां से? संस्कृत से लाकर आपको रख दिए कहां पर? हिंदी पर। तो अपभ्रंश का समय काल देख लिए हैं, लेकिन अवहट का देखिए समय काल क्या है। फिर इसके बाद इसको देखेंगे तो अवहट का समय काल है 900 AD से
1100 एडी, 1100 एडी। लेकिन हिंदी का समय काल क्या है? 1000 एडी से अब तक। ठीक है, अब देखिए कहेंगे कि पागल होगा मर्दबा ऐसे पढ़ा था। अरे भैया पागल नहीं है बाबू, सोचिए 900 से शुरू हुई तो ये 1100 गई, आई कह रहे हैं कि 1000 से शुरू हुई। तो बाबू कौनो चीजिया तुरंत थोड़ो समाप्त होती है, धीरे ही धीरे ना भर आती है। मान लीजिए आपको घाव लग गया, कट गया आई तो एकाएक थोड़ो भर जाएगा, एक दिन में 2 दिन में, धीरे धीरे भरेगा गौआ। तो नीचवा से भरता आएगा लेकिन ऊपना पता चलेगा ना कि अभी घाव है। ठीक है, नीचे से भरता आएगा लेकिन ऊपना घाव का पता चलेगा। उसी तरह से 900 से उठी 1100 में गई, लेकिन हिंदी की शुरुआत हो गई थी 1000 में। 1000 में जब हिंदी की शुरुआत हुई तो हिंदी को अपना स्थान बनाने में 100 साल लग गया, और अवहट को स्थान अपना हटाने में क साल लगा, तो 100 साल लग गया। लेकिन यह चालू कब से हुई थी? तो 900 से, और गई कब तक? तो 1100 एडी तक गई। ठीक है, आशा करता हूं कि यह आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, मिलेंगे जल्दी से अगले, जल्दी से आशा करता हूं दोस्त कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो इसका हम जल्दी से इसको मिटाने जा रहे हैं, फिर आगे पढ़ाएंगे। जल्दी से चलिए आगे इसको मिटा दें, आगे चलिए देखते हैं। यह जो मिटा रहे हैं इसका सन जो इस समय है, इसको याद रखिएगा। हम आपसे पूछने वाले हैं, बीच बीच में पूछेंगे कैसे। तो अब हमने संस्कृत को कब भाग में बांटा था? 2 भाग में। कितने भाग में बांटा था भैया? संस्कृत को 2 भाग में। तो अब शुरू करने वाले हैं वैदिक संस्कृत। संस्कृत में 2 भाग बांटा था, पहला वाला वैदिक, दूसरा वाला लौकिक। तो अब शुरू करते हैं वैदिक संस्कृत। अब एक एक बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। अब शुरू करेंगे वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत का समय क्या था? तो समय हमने आप लोगों को बता दिया ना, जल्दी से बताइए, नहीं तो अब हम बताने वाले नहीं है। वैदिक संस्कृत का समय काल क्या था? 1500 बीसी से, यहां पर लिख लीजिए कि वैदिक संस्कृत का समय क्या था? तो वैदिक संस्कृत का समय था 1500 बीसी से 1000 बीसी। 1500 बीसी से 1000 बीसी। कोई दिक्कत? अब देखिए वैदिक संस्कृत किसे कहते हैं? तो ऐसी संस्कृत या संस्कृत की वह शाखा जिसके अंतर्गत वेदों का अध्ययन किया गया, वेदों की रचना की गई, तथा वैदिक संस्कृत उस संस्कृत को कहते हैं जिसके अंतर्गत वेदों की रचना की गई। ऐसी संस्कृत की शाखा जिसके अंतर्गत वेदों की रचना की गई उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। वैदिक संस्कृत में वेदों की संख्या कितनी थी? 4। वेदिक की संख्या कितनी थी? 4। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, वेदों की संख्या कितनी है दोस्त? 4। पहला वाला वेद ऋग्वेद, पहला वाला। ऋग्वेद, दूसरा वाला यजुर्वेद, तीसरा वाला सामवेद, चौथा वाला अथर्ववेद, चौथा वाला अथर्ववेद। ठीक है, पहला वाला हमने बताया कि ऋग्वेद, पहला वाला बताया ऋग्वेद, दूसरा वाला यजुर्वेद, तीसरा वाला सामवेद, चौथा वाला अथर्ववेद। ठीक है, आगे देखिए, हमने बताया था कि जिस समय वेदों की रचना की गई उसे कहते हैं वैदिक संस्कृत। ठीक है, तो अब वैदिक संस्कृत में या वैदिक संस्कृत का समय काल है 1500 बीसी से 1000 बीसी। इसमें कितने वेदों की रचना की गई? 4 वेदों की रचना की गई। सबसे पुराना वेद कौन है? इसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है यह, सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। इस कारण इसे प्राचीन वेद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्राचीन वेद कहते हैं। आगे देखिए, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, इस कारण इसे पुराना वेद या सबसे प्राचीन वेद कहते हैं। प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन। प्राचीन का विलोम का होता है अर्वाचीन। तो इसका मतलब प्राचीन का मतलब सबसे पुराना, तब एक मतलब सबसे नया। तो अर्वाचीन वेद कौन है? अथर्ववेद। अथर्ववेद को कहते हैं अर्वाचीन वेद। अर्वाचीन वेद, अथर्ववेद सबसे नया है, इस कारण इसे अर्वाचीन वेद कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिए,
वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सबसे पुराना वेद होने के कारण इसे प्राचीन वेद कहते हैं। और प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन, अर्थात सबसे नया वेद कौन है? तो अथर्ववेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद। कोई दिक्कत? चलिए जल्दी से, इसमें भी अभी आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग। और क्या देखेंगे? तो अब देखने वाले हैं कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल है। इसको लिख लिए ना, हम मिटा रहे हैं इसको मिटा रहे हैं। देखिए वेद त्रयी में, यानी वेद में त्रयी, त्रयी मतलब तीन, त्रयी मतलब तीन, तीन वेद मतलब वेद, तीन वेद में शामिल कौन है? तो वेद त्रयी में यही तीनों वेद शामिल है। देखिए वेद त्रयी, यानी वेद त्रयी के अंतर्गत कितने वेद आते हैं? तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद को कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अर्वाचीन वेद कौन है? तो यजुर्वेद। अर्वाचीन वेद। ठीक है। आपसे और एक प्रश्न पूछता है क्या कि वेदों के संकलन कर्ता कौन है? तो नोट में लिखने का मन करे तो लिख लीजिएगा कि वेदों के संकलन कर्ता, वेदों के संकलन कर्ता कौन है? तो वेदों के संकलन कर्ता है महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। नीचे में लिख रहे हैं, देख लीजिएगा नीचे, महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों को क्या किया? एकत्रित करने का काम किया या संकलन करने का काम किया। वेदों को संकलन करने का काम किसने किया? तो महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऐसा माना जाता है कि वेद पहले एक स्थान पर एकत्रित नहीं थे। किसी वेद का एक पन्ना किसी दूसरे ऋषि के पास, एक पन्ना किसी दूसरे ऋषि के पास, एक अध्याय किसी दूसरे ऋषि के पास, तो सबसे मांग कर एकत्रित करने का काम किसने किया है? तो महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अरे कौन वेद व्यास? तो वही वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की। दिख रहा है कि नहीं? इधर दिख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं? वेद व्यास नहीं दिख रहा है, देख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो सुनाई दे रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे वही वाले वेद व्यास हैं दोस्त। कौन से वेद व्यास हैं? यही वेद व्यास हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की है। महाभारत की रचना करने वाले कौन है? वेद व्यास। इन्होंने वेदों का क्या किया है? संकलन किया है। कोई दिक्कत? तो आगे देखने का काम करते हैं। और इससे कुछ प्रश्न बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है? तो जहां तक मेरा अनुमान है कि वैदिक संस्कृत से इतना प्रश्न बनता है मेरे दोस्त, इतना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लौकिक संस्कृत में। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से बनाइए, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। इसको मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब प्रवेश करने वाले हैं हम लोग लौकिक संस्कृत में। ठीक है। लौकिक संस्कृत में प्रवेश करेंगे। चलिए आगे देखिए, मिटा रहे हैं। अगला वाला टॉपिक हम लोगों का बनाइए, क्या पढ़ेंगे अगला वाला टॉपिक? तो लौकिक संस्कृत पढ़ेंगे। चलिए देखिए क्या पढ़ने वाले हम लोग इस बार पढ़ेंगे लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। पहली बात तो इसका समय देखिए, इसका समय कितना है? तो बार बार अब हम आप लोगों को लिखाने, समय हमने बता दिया ना पिछली कक्षा में, इस बार भी बताए हैं। इसका समय कितना है? तो 1000 BC से 500 BC, 1000 BC से 500 BC। ठीक है। आइए देखिए, और जो लौकिक संस्कृत होती है यह लोक में इक प्रत्यय जोड़ेंगे। देखिए लोक शब्द में
इक प्रत्यय जोड़ देंगे बन जाएगा लौकिक। लोक शब्द में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लौकिक। लोक मतलब सामान्य जनता के समझ में आने वाली संस्कृत ही लौकिक संस्कृत कहलाई। जो सामान्य जनता को समझ में आ जाए या सामान्य लोगों को समझ में आ जाए उसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। लौकिक संस्कृत का समय काल क्या था? तो लौकिक संस्कृत का समय 1000 बीसी से 500 बीसी। इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था? तो इसके अंतर्गत कुछ ज्यादा नहीं हुआ था। इसके अंतर्गत किसकी किसकी रचना हुई थी? इसके अंतर्गत रामायण की रचना हुई थी। इसके अंतर्गत रामायण, महाभारत एवं कालिदास की सभी रचनाएं इसी के अंतर्गत आएंगी। कालिदास की सभी रचनाएं, ठीक है। और कालिदास के जो समकालीन कवि होंगे, ठीक है, दूसरा वाला लिखिए, कालिदास के समकालीन कवियों की रचनाएं, समकालीन कवियों की रचनाएं। हो गया। आगे देखिए, रामायण के रचनाकार, महाभारत के रचनाकार। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महाभारत के रचनाकार कौन है? जल्दी से बोलिए। महर्षि वेद व्यास। इसी समय आरण्यक की रचना, स्मृति की रचना, वेदांग की रचना इसी समय, यानी लौकिक संस्कृत में ये सब हुए थे, ठीक है। लौकिक संस्कृत में रामायण की रचना, महाभारत की रचना, कालिदास एवं कालिदास के सभी समकालीन कवियों की रचनाएं इन्हीं लौकिक संस्कृत में लिखी गई। आरण्यक की रचना, स्मृति की रचना, वेदांत की रचना, संस्कृत के जो अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे गए थे इसी काल में लिखे गए थे, केवल वेदों को छोड़कर, ठीक है। पुराण उराण सभी की रचना इसी समय हुई थी, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। आगे बढ़ने वाले हम लोग पाली की तरफ, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। लौकिक संस्कृत खत्म हुआ मेरे दोस्त, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे पाली की तरफ। अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं पाली भाषा की। तो पाली भाषा देखते हैं। अगला वाली भाषा आई पाली। पाली भाषा, इसका जो है कि समय का है, पाली का समय 500 बीसी से 1 एडी, 500 बीसी से 1 एडी तक, ठीक है। पाली भाषा की जो अवस्था है यानी समय है, यह कब तक है? तो 500 बीसी से 1 एडी तक। पाली भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पाली भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पाली भाषा की उत्पत्ति पल्ली शब्द से हुई है। किस शब्द से? पल्ली शब्द से हुई है। इस पल्ली का अर्थ क्या होता है? तो पल्ली का अर्थ होता है ग्रामीण। पल्ली का अर्थ क्या होता है? ग्रामीण होता है। देखिए, अर्थात ऐसी भाषा जो ग्रामीणों को समझ में आए उसे कहते हैं पाली भाषा। समझिए, पाली भाषा का समय काल क्या है? तो 500 बीसी से 1 एडी, 500 बीसी से 1 एडी। उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पल्ली शब्द से हुई है। पल्ली का अर्थ क्या होता है? तो पल्ली का अर्थ होता है ग्रामीण, अर्थात ऐसी भाषा जो ग्रामीणों को समझ में आए उसे पाली भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पाली भाषा। ऐसी भाषा जो ग्रामीणों को समझ में आए उसे पाली भाषा कहते हैं। आगे देखिए, यह
यानी जब पाली भाषा चल रही थी उस समय कौन सा धर्म चल रहा था? उस समय बौद्ध धर्म चल रहा था। तो पहला वाला, पहली बार यह देश में बोली गई थी, यानी ग्रामीण में बोली गई थी, ग्रामीण परिवेश में बोली गई थी। तो इसे पहली बार यह ग्रामीण परिवेश में बोली गई थी। ठीक है, तो देखिए पहली बार यह कहां बोली गई थी? देश में बोली गई थी, या ग्रामीण में, या जनता के द्वारा बोली गई थी। तो इस कारण इसे प्रथम जनभाषा पहली बार यह जनता के द्वारा बोली गई थी, ग्रामीण लोगों के द्वारा बोली गई थी, इस कारण इसे प्रथम जनभाषा कहते हैं। प्रथम जनभाषा कहते हैं। पहली बार यह बोली गई थी, इस कारण इसे प्रथम जनभाषा कहते हैं। पहला बार यह बोली गई थी देश में, इस कारण इसे प्रथम देश भाषा, प्रथम देश भाषा भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। जब यह भाषा चली उस समय एक नया धर्म आया था, उस धर्म का नाम था बौद्ध धर्म। इसे बौद्ध धर्म की भाषा कहते हैं। इसे बौद्ध धर्म की भाषा कहते हैं। जिस समय बौद्ध धर्म चल रहा था उसी समय आई पाली भाषा, इस कारण बौद्ध धर्म के सभी ग्रंथ लिखे गए पाली भाषा में, इस कारण इसे बौद्ध धर्म ग्रंथों की भाषा कहते हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथों की भाषा, बौद्ध धर्म के ग्रंथों की भाषा भी कहते हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथों की भाषा कहते हैं। समझ में आ गया भैया? काहे कहते हैं इसका कारण भी हम बताते चले जा रहे हैं। देखिए पहला बार यह जन मतलब लोगों के द्वारा बोली गई, इस कारण इसे जन भाषा। पहला बार देश में बोली गई, इस कारण प्रथम देश भाषा। उस समय बौद्ध धर्म चल रहा था, अब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार दाब के एकदम दबा कर हुआ इसी भाषा में, इस कारण बौद्ध धर्म की भाषा। और उस समय बौद्ध धर्म के जितने ग्रंथ लिखे गए इसी में लिखे गए। किसमें लिखे गए? यानी पाली भाषा में, इस कारण बौद्ध धर्म के ग्रंथों की भाषा भी इसी को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए थे, बौद्ध धर्म के ग्रंथों की रचना जो की गई थी पाली भाषा में की गई थी, परंतु जो बौद्ध धर्म था उसमें जो रचना हुई थी और उन रचनाओं को त्रिपिटक के अंतर्गत रखा जाता है। बौद्ध धर्म की रचनाओं को किसके अंतर्गत रखा जाता है? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म की रचनाओं को त्रिपिटक के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत रखा जाता है? त्रिपिटक के अंतर्गत। त्रिपिटक की त्रि मतलब तीन, पिटक माने पिटक, तीन पिटक। अब तीनों पिटक कौन कौन से हैं तो इसको देखिए। तीनों पिटक आपको मिलने वाले हैं, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला। देखिए बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं त्रिपिटक के अंतर्गत रखे गए हैं। पहला वाला आपको मिलेगा विनय पिटक, पहला वाला मिलेगा विनय पिटक। दूसरा वाला मिलेगा सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। तीसरा वाला मिलेगा आपको अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। तीसरा वाला आपको मिलेगा मेरे दोस्त अभिधम्म पिटक। देखिए जो बौद्ध धर्म में पिटक है, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों को पिटक कहते हैं। ग्रंथों को पिटक में शामिल किया गया, ग्रंथों को पिटक में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? पिटक में।
तो बौद्ध धर्म की जितने भी ग्रंथ हैं उसको शामिल किया गया है पिटक में। ये जो पिटक है इनके पिटकों की संख्या 3, इस कारण इसे त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपिटक। अब त्रिपिटक में तीनों पिटक का नाम पूछेगा तो पहला वाला विनय पिटक, दूसरा वाला सुत्त पिटक, तीसरा वाला अभिधम्म पिटक। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब जो पाली भाषा है यह अभी किसमें लिखी जाएगी? वर्ण में या अक्षर में लिखी जाएगी? पहला वाला समझिए, पाली भाषा किसमें लिखी जाएगी? वर्ण में। किसमें लिखी जाएगी? वर्ण में। कोई भी भाषा बिना वर्ण का हुई है? नहीं हुई। कोई भी भाषा बिना वर्ण का हुई है? का नहीं हुई है? बोलिए, हुई है ना हुई है? ठीक है। इस कारण जो वर्णों की संख्या रहेगी, अब वर्णों को देखते हैं कि पाली भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है। और जब वर्ण देखेंगे तब बिना स्वर व्यंजन के होगा नहीं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहे हैं। अब हम पाली भाषा में वर्णों की संख्या देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं पाली भाषा में वर्णों की या ध्वनि की संख्या। पाली भाषा के वर्णों या ध्वनियों की संख्या। पाली भाषा के वर्णों या ध्वनियों की संख्या। अरे बबुआ, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक वर्ण नहीं बनेगा, और जो बोलेंगे वही ध्वनि कहलाएगी। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक वर्ण नहीं बनेगा या अक्षर नहीं बनेगा, और जब बोलेंगे तब वही वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ण। अब देखिए, पाली भाषा में वर्णों की या ध्वनियों की संख्या को लेकर हुआ दो जानी में मतभेद। एक लोग हैं, जो दो लोग हैं उनका नाम क्या क्या है? एक का नाम है कच्चायन, एक का नाम है कच्चायन। देखिए, कच्चायन, और दूसरे लोग का नाम है मोगलन। देखिए, पाली भाषा में वर्णों की संख्या किसके अनुसार? कच्चायन के अनुसार। किसके अनुसार? कच्चायन। च है, प नहीं है, क आधा च चा। कच्चायन के अनुसार। दूसरी तरफ लिख लीजिए मोगलन के अनुसार। मो आधा ग मोगलन के अनुसार। किसके अनुसार? कच्चायन के अनुसार, दूसरी वाला मोगलन के अनुसार। तो कच्चायन के अनुसार भी क्या देखेंगे? स्वर देखेंगे और व्यंजन। कच्चायन के अनुसार क्या देखेंगे? स्वर, और क्या देखने वाले हैं हम लोग? व्यंजन। ठीक है, आगे देखिए। मोगलन के अनुसार हम लोग क्या देखने वाले हैं? स्वर, और क्या देखने वाले हैं? व्यंजन। दोनों लोग के अनुसार क्या देखेंगे? स्वर और व्यंजन। और दोनों लोगों के अनुसार वर्णों की संख्या देखेंगे कितना होता है। तो दोनों लोगों के अनुसार संख्या कितनी होती है? 41। कच्चायन नहीं, सॉरी, बता रहे हैं, जो कच्चायन है इन्होंने बताया है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है या ध्वनियों की संख्या 41। लेकिन मोगलन ने बताया है कि वर्णों की संख्या या ध्वनियों की संख्या होती है 43। कितनी होती है? 43। कच्चायन ने बताया कि स्वरों की संख्या होती है 8। स्वरों की संख्या 8। 41 में से 8 घटा देंगे, बचेगा कितना? 33। तो व्यंजन की संख्या 33। लेकिन मोगलन ने बताया कि ध्वनियों की या वर्णों की संख्या होती है 43। कितनी होती है? 43। लेकिन इन्होंने बताया कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8। अब व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। अब देखिए प्रश्न क्या पूछने वाला है कि पाली भाषा में वर्णों की संख्या कच्चायन के अनुसार कितनी होती है? 8। कितने? अरे पाली भाषा में वर्णों की संख्या कच्चायन के अनुसार 41,
जबकि मोगलन के अनुसार कितनी होती है? 43। प्रश्न पूछेगा दूसरा वाला कि कच्चायन के अनुसार स्वरों की संख्या 8, कच्चायन के अनुसार व्यंजन की संख्या 33, मोगलन के अनुसार स्वर की संख्या 10, मोगलन के अनुसार व्यंजन की संख्या 33। परंतु पूछेगा कि कच्चायन और मोगलन ने व्यंजन की संख्या कितनी बताई है, तो ऑप्शन में मारिएगा 33। दोनों लोगों के अनुसार का है, समान है, इस कारण क्या मारिएगा आप लोग? 33। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। अब मिलेंगे अगले। हो गया दोस्त, तो इसको मिटाने का काम करते हैं हम लोग और आगे बढ़ने का काम करते हैं। चलिए देखिए, पाली भाषा को देख लिए हैं। अब हमारा बचा क्या है? प्राकृत भाषा बची है। अब प्राकृत के बाद अपभ्रंश बची है, अपभ्रंश के बाद अवहट बची है, अवहट के बाद हिंदी बची है। ठीक है, तो यहीं पर इस क्लास को बंद करते हैं, क्योंकि क्लास लंबी हो जाती है तो दिक्कत होती है। आप लोगों को बैठने में भी पेट दर्द करने लगता है ना, पैर भी दर्द करने लगता है। इस कारण क्लास को यहीं पर रोकने का काम करते हैं। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमको जाने की आज्ञा दीजिए। प्राकृत को लेकर आऊंगा, पाली की चर्चा करते हुए प्राकृत को लेकर आऊंगा मेरे दोस्त। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले दिन अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।